Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I'm gonna discuss the anatomy of cockroach and all the physiological systems, organ system in the cockroach, like the digestive system, excretory system, reproductive system, respiratory system, and circulatory system. Okay, so let's begin. Firstly, the anatomy में सबसे पहले हमको उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, तो चलिए एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप अपना एलिमेंट्री ट्रायल देखते हो वैसे इसको भी देख सकते हो। आपका भी सबसे पहले माउथ आता है, तो उसका भी माउथ था जिसके बीच में जो कैविटी थी उसमें उसका टंग था। उसके बाद माउथ के बाद क्या आता है, आपका भी फेरिंक्स आता है, उसका भी मतलब बकल कैविटी आता है, राइट। इसके पास बकल कैविटी नहीं है, बस वही कैविटी है जिसमें इसका टंग है। उसके बाद क्या आता है, अपने केस याद करो तो आपके बकल कैविटी के बाद जो है वो फेरिंक्स आता है। यहाँ पे भी फर्स्ट यहाँ पे फेरिंक्स यहाँ पे लेबलिंग किया हुआ है। ये उसका बॉडी है, ठीक है। उसके बाद जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है जो लाइट येलोइश टाइप ऑरेंज में है, वो उसका सैलिवरी ग्लैंड है। तो इस साइड एक सैलिवरी ग्लैंड और इस साइड एक सैलिवरी ग्लैंड, तो सैलिवरी ग्लैंड दो ही है। लेकिन यहाँ पे आपको एक सैलिवरी ग्लैंड में दो लोब दिख रहा होगा। सो द नंबर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड पूछे तो आप 2 मारोगे, और नंबर ऑफ लोब्स इन ईच सैलिवरी ग्लैंड पूछेगा तो आप जो है वो 2 मारोगे। टोटल लोब्स इन द कॉकरोच इन द सैलिवरी ग्लैंड पूछेगा तो आप 4 मारोगे, ठीक है। और ये इसका सैलिवरी रिजर्वॉयर है, क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड में सलाइवा सिंथेसाइज होता है और ज्यादा जो भी सिंथेसाइज हो जाता है वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है सैलिवरी रिजर्वॉयर में। और ये उसका जो है पाइप है जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, अपने केस में भी यहाँ पे भी फूड पाइप के बाद आपके में क्या आता है, पेट आता है। यहाँ पे एक्चुअली पेट नहीं है, एक बड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम क्रॉप बोलते हैं। हम इस स्ट्रक्चर को पेट भी स्टमक भी बोल सकते थे, पर इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि स्टमक जो है वो खुद का एंजाइम निकालता है। जैसे हमारे केस में वो पेप्सिन पेप्सिनोजन ये सब निकालता है, लेकिन यहाँ पे इस क्रॉप का खुद का कोई भी एंजाइम निकलता नहीं है। अदरवाइज पेट में भी फूड 3 से 5 घंटे स्टोर होता है, यहाँ पे भी फूड स्टोर होता है। तो फंक्शन जो है एकदम मतलब केमिकल फंक्शन सेम नहीं है, बट हाँ स्टोरेज तो पेट भी करता है और क्रॉप भी करता है। जिस भी एनिमल के पास जो है वो दांत नहीं होता, उसके एलिमेंट्री कैनाल में गिजर्ड होता है, क्योंकि गिजर्ड में दांत होता है। मतलब वो जो है खाने को चबाता अपने माउथ में नहीं है बल्कि अंदर में चबाता है, ठीक है ना। क्योंकि उसके पास टीथ नहीं होता, एलिमेंट्री कैनाल में चबाता है। तो ऐसा गिजर्ड आपको जो है वो बर्ड्स में भी देखने को मिलेगा और कॉकरोच में भी देखने को मिलेगा, मतलब इंसेक्ट्स में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ना बर्ड्स के बीक में टीथ होता है और ना ही इंसेक्ट्स के पास टीथ होता है। तो ये आपको क्रॉप दिख रहा है, यहाँ पे गिजर्ड है। इस गिजर्ड में आपको काइटिन का बना हुआ 6 काइटिन का बना हुआ टीथ मिलता है, और ये गिजर्ड बाहर से सर्कुलर मसल से बना हुआ है। तो सर्कुलर मसल जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट शो करते हैं, और जिससे मूवमेंट की वजह से जो दांत है वो अंदर में फूड को तोड़ देता है। और आप जानते हो कि कभी भी फूड डाइजेस्ट होने के पहले ही टूट जाना चाहिए, ताकि एंजाइम के एक्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाए फूड का। तो चूंकि अभी फूड ऊपर में आया था तो वो टूटा नहीं था, बस हाँ माउथ पार्ट जो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का है वो थोड़ा बहुत तोड़ा था, उसको ग्राइंड वगैरह किया था। इसलिए क्रॉप में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि फूड अभी अच्छे से टूटा हुआ ही नहीं, उसका सरफेस एरिया नहीं बढ़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही गिजर्ड में फूड टूट गया और सरफेस एरिया उसका बढ़ गया, तो उसके बाद फूड आएगा इस मिड गट में, जिसको हम मेजेंटेरॉन बोलते हैं या मिड गट बोलते हैं। अब जो है फूड का सरफेस एरिया बढ़ चुका है, तो जो मैक्सिमम डाइजेशन है फूड का, टोटल डाइजेशन और फिर डाइजेस्ट होने के बाद जो एब्जॉर्प्शन भी है वो मिड गट में ही हो जाएगा। जैसे अपने केस में भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा का पूरा डाइजेशन, पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, सारे एंजाइम्स निकलते हैं, वैसे ही आप इसका भी जो मिड गट है इसमें भी एंजाइम निकलेगा और यहाँ पे ही डाइजेशन होगा। और आपको एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड फोरगट, आप देखो फोरगट कहाँ पे खत्म हुआ है, गिजर्ट पे फोरगट खत्म हो गया है, उसके नीचे आया है मिडगट। मिडगट यहाँ पे खत्म हो गया और ये नीचे वाला पार्ट है हाइंडगट। तो एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट आपको ये जो है हेपेटिक सीका दिखता है। इस हेपेटिक सीका का नंबर है 6 से लेके 8। इस हेपेटिक सीका को हम गैस्ट्रिक सीका भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है वो एंजाइम्स रिलीज करता है। और ये एंजाइम्स कहाँ रिलीज करता है, तो ऑब्वियसली जो इसके नीचे होगा उसमें एंजाइम रिलीज करेगा, यानी कि मिडगट में। तो मिडगट में जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम डाइजेशन एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, तो अगर कोई पूछे कि यार फिर मैक्सिमम डाइजेशन हुआ कैसे मिडगट में, तो आप उसका आंसर करोगे कि मिडगट में जो है हेपेटिक सीकन एंजाइम्स निकाला जिसकी वजह से डाइजेशन हुआ। और जो भी अब अनएब्जॉर्ब्ड फूड है या अनडाइजेस्टेड फूड है वो मिडगट से हाइंडगट में पास होगा। और हाइंडगट में जो है यहाँ पे इलियम कोलोन और रेक्टम होता है। हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम कोलोन और रेक्टम होता है। तो कोलोन और रेक्टम तो यहाँ पे भी है लास्ट पार्ट में, जस्ट लाइक आवर लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन इलियम जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ड्यूडेनम जेजुनम इलियम। यहाँ पे जो है ये इसके लास्ट वाले पार्ट, यानी कह सकते हैं इसके लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो आई होप आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से पानी वगैरह एब्जॉर्ब होता है कोलोन रेक्टम और इलियम में, और उसके बाद जो है ये अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट आपको इस तरीके के मालपीजियन ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। ये इसके बॉडी के अंदर ऐसा ही, मतलब बॉडी फ्लूइड में ऐसा ही
सस्पेंडेड होता है, क्योंकि आप जानते हो ओपन सर्कुलेशन होता है तो इसका एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ जो है बॉडी फ्लूइड ही बहते रहता है। इस बॉडी फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जैसे आपके ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसके भी बॉडी फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो ये जो मालपिगियन टिब्यूल है इस नाइट्रोजनस वेस्ट को उठाता है और अपने अंदर यूरिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है कॉकरोच के जो ब्लड या हीमोलिम्फ या बॉडी फ्लूइड में इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में जो है ये फ्लो करते रहता है। तो हम इस पोटेशियम यूरेट को उठाते हैं मालपिगियन ट्यूब्यूल्स में, उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में, क्योंकि कॉकरोच जो है वो टेरेस्टेरियल एनिमल है, तो वो वाटर कंजर्वेशन करने के लिए यूरिक एसिड के फॉर्म में अपना नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करेगा ताकि वाटर मैक्सिमम जो है वो कंजर्व हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी। द एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में प्रेजेंट है, बॉडी में प्रेजेंट है, पूरा ब्लड जो है चारों तरफ से एलिमेंट्री कैनाल को बात कर रहा होता है। डिवाइडेड टू थ्री रीजन, द फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। द माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूब्यूलर फेरिंक्स। हमारा फेरिंक्स जो है वो ट्यूब्यूलर नहीं है, लेकिन इसका फेरिंक्स जो है ट्यूब्यूलर है। हमारा बस लास्ट वाला जो फेरिंक्स होता है लैरिंजो फेरिंक्स, वो ट्यूब्यूलर होता है, बाकी नेजो फेरिंक्स एंड ओरो फेरिंक्स जो है वो ट्यूब्यूलर नहीं होता, मतलब ट्यूब टाइप का नहीं होता, ठीक है। लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज विच इज नोन एज इसोफेगस। तो फेरिंक्स के बाद हमको एक इसोफेगस मिलेगा, फूड पाइप मिलेगा। अब इसोफेगस किस में खुलेगा, तो दिस इन टर्न ओपन्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक बड़े से थैले लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है जिसको हम क्रॉप बोलते हैं। और ये क्रॉप क्या करता है, खाली खाने को स्टोर करता है। अच्छा, क्रॉप पे जो है कुछ डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है आपको दिखेगा, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो सलिवरी ग्लैंड में एमाइलेज जो प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होता है। ये क्रॉप का खुद का कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। ओके, सो द समझ गया, हाँ। सो द sac like structure which is known as crop used for storing of food. Now the crop is followed by the gizzard or proventriculus. gizzard का नाम है proventriculus, और मैंने जैसे आपको बताया कि gizzard में outer layer होता है सर्कुलर थिक मसल्स का, बहुत थिक मसल्स होते हैं ताकि एक स्ट्रॉन्ग पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है जनरेट कर पाए। और अंदर में जो है इनर क्यूटिकल का लाइनिंग होता है, और आप जानते हो कि क्यूटिकल ही काइटिन को बनाता है। चाहे इसका एक्सोस्केलेटन वाला काइटिन है ना, वो भी क्यूटिकल से ही बनता है। क्यूटिकल मतलब पतला सा स्किन, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है पतला सा स्किन क्यूटिकल, क्योंकि इसका जो फोरगट है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, और कोई भी चीज अगर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है तो वो जो है वो स्किन वाला लेयर्स जैसे कि क्यूटिकल वगैरह बना सकता है। तो फोरगट चूंकि एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है तो वो क्यूटिकल से कवर्ड होता है, और वही क्यूटिकल सिक्रीट करता है काइटिन। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द gizzard has an outer layer of thick circular muscles and inner cuticle which is forming six highly chitinous plate which is known as teeth. क्यूटिकल फॉर्म करता है काइटिन, ये आपको याद रखना है। नाउ गिजर्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स, क्योंकि दांत है नहीं तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो है वो मतलब तोड़ने का काम होगा, ग्राइंडिंग का काम होगा। द इंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। मैंने बताया ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि फोरगट जो है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। फोरगट और हाइंडगट ये दोनों एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, तो दोनों क्यूटिकल से लाइंड होगा। मिडगट एक्टोडर्मल इन ओरिजिन नहीं है, इंडोडर्मल इन ओरिजिन है, तो ये क्यूटिकल से लाइन नहीं होगा, ठीक है। ओके, a ring of 6 to 8 blind tubules called as hepatic or gastric ceca is present at the junction of the foregut and midgut. And what is the function of this ceca? So blind tubule मतलब आप समझ रहे हो ना, blind tubule मतलब कि हाँ एक तरफ से खुला हो एक तरफ से बंद हो, ठीक है ना। तो दे सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस। मैंने आपको बताया कि जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम वाला जो भी जूस है वो गैस्ट्रिक हेपेटिक सीका ही रिलीज करता है। ओके, एट द जंक्शन ऑफ द मिडगट एंड हाइंडगट is present another ring of 100 to 150 yellow colored thin filamentous malpighian tubules. कितने पतले पतले हैं इस डायग्राम में, इसका कलर जो है वो ब्लैक दिखाया हुआ है, बट एक्चुअल कलर मालपिगियन ट्यूब्यूल्स का येलो होता है। ओके, और इसका नंबर आपको याद रखना है 100 टू 150। गैस्ट्रिक सीका का नंबर था 6 टू 8, लेकिन जो आपका मालपिगियन ट्यूब्यूल्स है ये भी ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं, पर ये रिलेटिवली ज्यादा पतले होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी होगा थिन है, देखिए थिन है, येलो कलर के होते हैं, और इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है 100 से 150। फोटो में भी देख रहा है बहुत ज्यादा है, ये थोड़ा कम, ठीक है। और ये देखो मोटे मोटे थोड़े पतले से। नाउ दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। किसका बात कर रहा है, ये बात कर रहा है मालपिगियन ट्यूब्यूल्स का जो हीमोलिम्फ यानी ब्लड ऑफ कॉकरोच से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम यूरेट उसको रिमूव करता है बॉडी से बाहर की तरफ बाय कन्वर्टिंग इट इनटू यूरिक एसिड। नाउ द हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट। इस फोटो में दिख रहा है जो हाइंड गट है ये थोड़ा चौड़ा है एज कंपेयर टू द मिड गट, एंड इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द इलियम, कोलन एंड रेक्टम अकॉर्डिंग टू द फोटो, एंड द रेक्टम ओपन्स इनटू द पोस आउट थ्रू द एनस, और फिर फाइनली डाइजेस्टिव वेस्ट बाहर निकल जाता है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, मतलब ये जो यूरिक एसिड निकालता है, ये मालपिगियन ट्यूब्यूल में यूरिक एसिड बनाने के बाद उस मालपिगियन ट्यूब्यूल से यूरिक एसिड को डाल देगा हाइंड गट में। तो हाइंड गट is the passage for both the digestive waste as well as the excretory waste, but it is not the opening for the genital or gonads.
दैट्स वाई इट इज नॉट नोन एज क्लोआका। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया मैंने। अब इतना छोटा सा इसका सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए। आपको जो है ये जो जो पाइप्स दिख रहे हैं यहाँ पे बीच में, ये इसके हार्ट के चैम्बर्स है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर है, इसके हार्ट में 13 चैम्बर है। ठीक है। और आपको एक और चीज जाननी है, हमारा हार्ट जो है वो थोरैक्स में होता है, इसका जो है थोरैक्स से लेकर के एब्डोमेन तक पूरा देखो एक्सटेंडेड है, इस तरीके से हेड रीजन में नहीं है। ठीक है। और आपको दिख रहा है कि हर एक हार्ट का चैम्बर जो इस तरीके से मसल्स से कनेक्टेड है। और ये जो कनेक्शन है, मतलब ये जो मसल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एलआरई मसल्स बोलते हैं। ओके। इसके अलावा आपको दिख रहा है, मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता दूं कि ये जो ब्लड है, ब्लड जो है वो ऐसे आता है और सबसे पीछे वाले चैम्बर से अंदर जाता है। ठीक है। और हर एक चैम्बर में ब्लड जो है वो डायरेक्टली भी घुस सकता है। ओपनिंग है ऑस्टिया, हर एक चैम्बर में ओपनिंग होती है। तो ब्लड जो है वो एक्चुअली हर एक चैम्बर में ऐसे जा सकता है या फिर पीछे से गया और अल्टीमेटली जो है आगे से पंप आउट हुआ। मतलब हार्ट से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ ये है, पर हार्ट के अंदर जाने का रास्ता हर एक चैम्बर में जो है ब्लड जा सकता है। तो चूंकि बाहर ब्लड को पंप करने का खाली फर्स्ट चैम्बर ही काम कर रहा है, तो जैसे हमारे बॉडी में पूरे बॉडी को ब्लड देने का काम एओर्टा मेन आर्टरी करती है, वैसे यहाँ पे भी ये जो फर्स्ट चैम्बर है यही पूरे बॉडी को ब्लड देने का काम करी, तो इसको भी हम बोलेंगे एओर्टा। एक्चुअली जो इसके पास रियल एओर्टा नहीं है, इसके पास कोई ब्लड वेसल नहीं है, क्योंकि इसका सर्कुलेशन ओपन टाइप का होता है। लेकिन चूंकि फर्स्ट चैम्बर पूरे बॉडी को ब्लड देने का काम कर रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज जस्ट सिमिलर टू एओर्टा, दैट्स व्हाई इसका नेम है एंटीरियर एओर्टा। अब देखिए ब्लड जो है वो पीछे से आगे कैसे फ्लो करता है। तो देखिए एलआरडी मसल, जैसे मान लो ये वाला एलआरडी मसल का बात करते हैं, तो ये वाले जो एलआरडी मसल मान लो कि ये खिंचाए, तो खिंचाने से क्या होगा, ये जो है वो चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा देंगे। ठीक है। तो जो मान लो कि सेकंड वाला चैम्बर है, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, और ये जो पीछे वाले जो एलआरडी मसल्स ये क्या होंगे, ये खिंचाएंगे नहीं, ये दब गए, तो क्या होगा, पीछे वाला चैम्बर दब जाएगा। तो दबने की वजह से इसका वॉल्यूम घट जाएगा, आगे वाले का वॉल्यूम बढ़ गया है, एलआरडी मसल्स ने एक्सपैंड किया है, इसलिए पीछे से आगे की तरफ ब्लड जाता है। हमेशा पीछे वाले चैम्बर से आगे के चैम्बर की तरफ ब्लड इसलिए जाता है क्योंकि पीछे वाले चैम्बर के एलआरडी मसल्स जो है वो उस चैम्बर को दबा देते हैं, उसका वॉल्यूम घटा देते हैं, उसमें ब्लड का प्रेशर बढ़ा देते हैं, जबकि उसके जस्ट आगे वाले चैम्बर के एलआरडी मसल्स जो है वो उस आगे वाले चैम्बर को एक्सपैंड कर देते हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, उसका प्रेशर घटा देते हैं। तो ब्लड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, चाहे कॉकरोच केस हो चाहे हमारा केस हो। तो इसलिए जो है ये पाथवे है ब्लड का। अदरवाइज कोई भी इसमें आपको ब्लड वेसल देखने को नहीं मिलते हैं। दिस इज नॉट रियल एओर्टा, बट दिस इज नेम्ड एज एओर्टा सिंस इट सप्लाइज द ब्लड टू ऑल, राइट, ऑल द बॉडी पार्ट्स। मैंने यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहा है कि ये सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, क्योंकि ऑक्सीजनेशन के लिए है ना, ब्लड जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब ऑक्सीजन कैरी करने के लिए ब्लड यहाँ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली पाइप से सेल के पास जाता है, ब्लड का कोई रोल नहीं है ऑक्सीजन को कैरी करने में। यहाँ पे इसका जो ब्लड है हमेशा डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ही रहता है। Now the blood vascular system of cockroach is open type, मैंने बताया। Blood vessels are poorly developed and open into the space which is known as hemocoel। ये जो इसका पूरा बॉडी कैविटी इसको hemocoel बोलते हैं। The visceral organs are are located in the hemocoel and are bathed in blood। इसके ब्लड को हम हीमोलिम्फ बोलते हैं क्योंकि कलरलेस है, और लिम्फ जो है कलरलेस फ्लूइड को ही बोलते हैं, चाहे हमारा केस हो चाहे कॉकरोच का केस हो। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द विसरल ऑर्गन्स आर बाथ्ड इन ब्लड, तो ये आप समझ पा रहे हो। मैंने अभी ऊपर एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया कि पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो है वो खून में नहा रहा है, तभी तो मालपिघन ट्यूब्यूल्स भी खून में है, और तभी तो वो जो है पोटेशियम यूरेट को उठा पाते हैं ब्लड से। ठीक है। नाउ द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा। ये तो सबको पता है, लिम्फ सुन के सबको पता चलता है कि प्लाज्मा कलरलेस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि इसमें जो सेल्स हैं उनको हम हीमोसाइट्स बोलते हैं। हीमोसाइट्स जो है वो रेड ब्लड सेल की तरह बिल्कुल काम नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड तो कैरी कर ही नहीं रहा ऑक्सीजन को, तो रेड ब्लड सेल की तरह कैसे काम करेगा। लेकिन ये डब्ल्यूबीसी की तरह काम करते हैं, मतलब फाइगोसाइटोसिस करते हैं। द हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब व्हिच इज लाइंग अलोंग द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। पहली बात तो आपको दिख रहा है कि हार्ट जो है बहुत सारे मस्कुलर चैम्बर से बना है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। हमारा हार्ट चूंकि आगे की तरफ है वेंट्रल है, तो हम कॉर्डेट से जैसे वेंट्रल है, और कॉकरोच एक नॉन कॉर्डेट है, तो इसका हार्ट जो होगा वो पीछे की तरफ होगा, डॉर्सल होगा। दैट्स व्हाई इट्स रिटन ओवर हियर दैट द हार्ट इज लाइंग अलोंग द मिड डॉर्सल लाइन, क्योंकि पीछे तो डॉर्सल बीच में बॉडी के, तो मिड लाइन पे है ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, हेड में नहीं है। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर्स। ये सारे चैम्बर्स जो है ना वो कुछ इस शेप के हैं। ये इस तरह का जो शेप होता है, इस तरह का जो शेप होता है, इसको हम फनल शेप बोलते हैं। तो हर एक चम्मच जो कि इसी शेप के है, तो हमने क्या दिया कि ये जो हर्ट है, ठीक है ना, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द फनल शेपेड चैम्बर्स विथ ऑस्टिया ऑन आइदर साइड। तो हर एक चैम्बर के दोनों साइड में जो है इस तरीके से ऐसे गोल गोल जो है ओपनिंग्स होती है, जिसको हम ऑस्टिया बोलते हैं, जिससे ब्लड जो है वो कहीं किसी भी चैम्बर में ऐसे डायरेक्टली जो है वो इंटर कर सकता है।
Now the blood from the sinus यानी कि body cavity enters into the heart through the ostia and it is pumped out anteriorly. Heart ultimately blood को pump आगे की तरफ से करता है, जबकि ब्लड अंदर हट के कहीं से भी आ सकता है, pumped anteriorly to the sinus again. So I hope circulatory system भी आपको क्लियर हो गया होगा. ब्लड जो है ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता है, तो कौन कैरी करता है, कैसे रहता है ऑक्सीजन, वो हम पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम में. तो देखिए अगर इसका ये बॉडी है, ठीक है ना, तो इसके बॉडी पे आपको ऐसे बाहर में इस तरह की गोल गोल ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं. तो इस साइड पे 10 ओपनिंग, इस साइड पे 10 ओपनिंग, हर एक ओपनिंग को हम स्पाइरेकल बोलते हैं, यानी कि हम 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स बोल सकते हैं या 20 स्पाइरेकल्स बोल सकते हैं. तो रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है एक्चुअली इस स्पाइरेकल से जो है इस तरीके से पाइप जुड़ा हुआ होता है, और ये पाइप का जब ब्रांचिंग होती है इस तरीके से, एक सेकंड मैं इसको मिटा के फ्रेश कलर से बना दूं. देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका एक होल है और ये आपका दूसरा होल है, ठीक है, इसके बॉडी में, और इस होल से एक पाइप निकला. अब इस पाइप का ब्रांच निकला, ठीक है ना, इस पाइप का ब्रांचिंग हुई, और ये जो ब्रांचेस हैं ये डायरेक्टली जो है वो सेल के कांटेक्ट में, मान लो कि ये जो है इसके बॉडी के अंदर का एक सेल. तो ऑक्सीजन बाहर एटमॉस्फेयर में है, ऑक्सीजन क्या बोलेगा, ऑक्सीजन बोलेगा कि मैं जो है इस होल से इसके बॉडी के अंदर जा रहा हूँ, मतलब ब्लड का सहारा नहीं लूंगा, मैं सीधे इस पाइप से अंदर जाऊंगा और सीधे मैं सेल को मिल जाऊंगा, ताकि सेल जो है वो क्या कर सके, रिस्पिरेशन कर सके. दिस ओपनिंग इज नोन एज स्पाइरेकल्स एंड प्रेजेंट इन लाइक 20 इन नंबर और 10 पेयर्स हैं. दो आपको थोरैक्स में दिखेगा, 8 जो है एब्डोमेन में दिखेगा, मतलब 2 पेयर थोरैक्स में, 8 जो है एब्डोमेन में. ऐसा भी सवाल आ सकता है ना. रिस्पिरेटरी सिस्टम, अब देखिए होता क्या है, क्या ब्लड ने कैरी किया ऑक्सीजन को, बिल्कुल भी नहीं. और CO2 जब ये रिलीज करेगा तो CO2 भी यहाँ से बाहर की तरफ रिलीज कर देगा. CO2 जो है इसके बॉडी को डायरेक्टली क्रॉस करके भी जा सकता है, क्योंकि CO2 जो है इसकी सॉलिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, आपने अपने चैप्टर में पढ़ा है ब्रीदिंग में भी, ठीक है ना, 20-25 टाइम ज्यादा सॉल्युबल होता है, चाहे वो ब्लड में हो या चाहे वो इसके बॉडी का वॉल जो कि क्यूटिकल से बना हुआ है, क्यूटिकल को भी CO2 बहुत इजीली क्रॉस कर सकता है. तो 80% CO2 तो डायरेक्टली क्यूटिकल को ही क्रॉस कर लेता है, वो सहारा नहीं लेता इस पाइप का. अदरवाइज ऑक्सीजन जो है हमेशा आने और जाने के लिए इस पाइप का सहारा लेगा. दिस पाइप इज नोन एज ट्रैकिया, और इसके ब्रांचेस को हम ट्रैक्यूल्स बोलते हैं. तो ट्रैक्यूल्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सेल, राइट. ट्रैक्यूल्स का फर्दर ब्रांचेस नहीं हुआ है, लाइक एल्वियोलाई वगैरह नहीं बना यहाँ पे. हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा विंड पाइप को ट्रैकिया बोलते हैं, जिसका ब्रांचेस को ब्रोंकाई बोलते हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स बनता है, फिर एल्वियोलाई बनता है. ट्रैक्यूल्स तो हमारी बॉडी में होता भी नहीं है. यहाँ पे ट्रैकिया और ट्रैक्यूल है, जिसको हम पूरे सिस्टम को बोलेंगे ट्रैकियरी सिस्टम. तो इसी तरीके से रिस्पिरेशन करता है. क्वेश्चन आता है कि द ब्लड ऑफ कॉकरोच इज कलरलेस, वाई. तो आप बोलोगे कि चूंकि ब्लड में कोई पिगमेंट नहीं, कोई कलर्ड चीज नहीं है, और कलर्ड चीज क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है. तो चूंकि ऑक्सीजन कैरी करने का जरूरत नहीं है, तो कलर्ड चीज का जरूरत नहीं है, और कलर्ड चीज का जरूरत नहीं, यानी कि ब्लड जो है वो कलरलेस दिखेगा. तो प्लाज्मा जो है उसका कलरलेस होता है. नाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया दैट ओपन थ्रू द 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स व्हिच इज नोन एज स्पाइरेकल्स, ठीक है. 10 पेयर यानी 20 है, प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ द बॉडी, लैटरली प्रेजेंट था, मैंने यहाँ पे फोटो में बनाया, साइड साइड में बनाए हैं, ठीक है. थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स व्हिच इज नोन एज ट्रैकियल ट्यूब्स subdivided into tracheoles can carry oxygen from the air to all the body parts, and the opening of spiracles is regulated by sphincters. आप जानते हो स्फिंक्टर्स क्या होता है, सर्कुलर मसल होते हैं, ठीक है ना. सर्कुलर मसल ऐसे स्फिंक्टर होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है. अभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरा जगह छेक लेंगे, है ना, तो फिर स्पाइरेकल बंद हो जाएगा, और जब एक्सपैंड करेंगे तो खुल जाएगा, गेट खुल गया, है ना. जैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी स्फिंक्टर्स थे जो कि बाई डायरेक्शनल मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे थे, एग्जैक्टली यहाँ पे भी स्फिंक्टर्स हैं. Now the exchange of gases takes place at the tracheoles by diffusion. तो tracheoles are in direct contact with the cells. alveoli नहीं है यहाँ पे, तो diffusion मतलब कि high concentration of oxygen to low concentration of oxygen ऐसा मूव कर रहा है बिना लाइक एनर्जी लगाए हुए, बस बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब पैसिव मूवमेंट है. डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस जो है वो आते हैं. जब सेल्स के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ आता है, और जब सेल्स के पास CO2 ज्यादा बन जाता है तो CO2 अंदर से बाहर की तरफ बाय डिफ्यूजन चला जाता है, ठीक है. अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय द मल्पिगन ट्यूब्यूल्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया है. अब आपको जानना है कि हर एक ट्यूब्यूल जो है वो बाहर के, ठीक है ना, बाहर के बॉडी फ्लूइड से कैसे डायरेक्टली पोटेशियम यूरेट उठा लेता है. तो कोई भी सेल जो है वो बाहर से कोई भी चीज उठाए और अंदर में उसको सेक्रेट कर देते हैं, उसको तो हम ग्लैंड बोलते हैं. तो जो आप जान चुके हो कि ये काम आपका मल्पिगन ट्यूब्यूल करता है. तो मल्पिगन ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय द ग्लैंडुलर सेल, तभी तो ये बॉडी फ्लूइड से जो है वो पोटेशियम यूरेट उठा पा रहा है ना, और अपने कैविटी में सेक्रेट कर पा रहा है. उसके अलावा सीलिएटेड सेल्स भी होता है. अगर ये मल्पिगन ट्यूब्यूल्स का फोटो बनाए तो इसके जो बाउंड्री पे ये जो सेल्स हैं, ये सारे सेल्स जो है वो क्या कर सकते हैं, ये सेल्स जो है वो बाहर से जो है वो पोटेशियम यूरेट को अंदर उठा के ला सकते हैं. इससे दीज सेल्स आर ग्लैंडुलर सेल्स. उसके अलावा इनके बॉडी के, इनके सरफेस के ऊपर इस तरीके से आपको सीलिया भी दिखेगी, ताकि ये जो है सीलिया की वजह से ये मूवमेंट करा सके, जो भी यूरिक एसिड इन्होंने कन्वर्ट किया इसको ये हाइंड गट में डाल सके, बिकॉज दिस मल्पिगन ट्यूब्यूल इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द मिड गट एंड हाइंड गट. ओके, so they absorb the nitrogenous waste product from the obviously body fluid and convert them into uric acid inside the cavity.
of Malpighian tubules which is excreted out through the hindgut because they are present at the junction of the midgut and hindgut. Therefore, this insect is known as यूरिकोटेलिक, क्योंकि टेरेस्टेरियल है तो यूरिक एसिड के फॉर्म में जो है अपना नाइट्रोजनस वेस्ट निकालता है ताकि वाटर कम से कम लॉस हो सके, क्योंकि यूरिक एसिड इज वेरी लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। और मालपिघन ट्यूब्यूल के अलावा मतलब के बावजूद भी और भी बॉडी में बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो ये कन्वर्जन कर सकते हैं, यूरिक एसिड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल द फैट बॉडी यूरिक एसिड बना के अपने में स्टोर कर लेते हैं। इसके अलावा नेफ्रोसाइट्स, ये पूरे आपके हार्ट के चैम्बर के चारों तरफ सर्कुलेटरी सिस्टम के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड आता है और ब्लड में क्या होता है, आपका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, तो उसके आसपास भी नेचर ने जो है वो कुछ सेल्स ऐसे दे दिए नेफ्रोसाइट्स। जैसे आप अपना नेफ्रॉन है तो इसका नेफ्रॉन जितना मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो नहीं है, तो हम इसको सेल बोलेंगे जो कि नेफ्रॉन की तरह एक्ट कर रहे हो। नेफ्रोसाइट नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है फ्रॉम द पोटेशियम यूरेट टू यूरिक एसिड। एंड यूरिकोज ग्लैंड जो है वो खाली मेल से पाए जाते हैं। ये जो आपको यहाँ पे इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है ये मेल का है, तो मेल का ये जो ट्यूब्यूल है, ये बाहर वाला लंबा लंबा ट्यूब्यूल, बीच में छोटे छोटे ट्यूब्यूल है जिसको हम स्मॉल ट्यूब्यूल बोलते हैं, और ये स्मॉल ट्यूब्यूल, और जो बाहर वाला ट्यूब्यूल है लंबा वाला, इसको हम लॉन्ग ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो अगर आप लॉन्ग ट्यूब्यूल को जूम करके देखोगे ना तो लॉन्ग ट्यूब्यूल के टिप पे इस तरीके से ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम यूरिकोज ग्लैंड बोलते हैं। नाम ही में है यूरिको यानी कि यूरिक एसिड, तो ऑब्वियसली ये एक्सक्रीशन में help कर रहा होगा। These uricose glands are only present in male, not found in female, because that particular structure which I just show you was the reproductive system of male। देखिए फीमेल में इस तरह का आपको मशरूम ग्लैंड देखने को नहीं मिल रहा है, जो यहाँ पे आपको जो है फीमेल में नहीं मिल रहा है इस तरह का ग्लैंड जो आपको यहाँ पे मेल में दिख रहा है। तो मेल में खाली यूरिकोज ग्लैंड होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप भी इसका आंसर कर सकते हो। नाउ द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यू segmentally arranged ganglia located by joined by paired longitudinal connectives on the ventral side। जैसे आपका जो नर्वस सिस्टम है पीछे की तरफ है, आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है पीठ वाली तरफ है, तो चूंकि आप कॉर्डेट हो आपके पीछे वाली तरफ है, डॉर्सल है, तो ये एक नॉन कॉर्डेट, तो इसके कहाँ होगा, वेंट्रल साइड पे होगा। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज। आप जानते हो गैंग्लिया क्या होता है, आपने नर्वस सिस्टम तो पढ़ लिया होगा, गैंग्लिया इज द फ्यूजन ऑफ साइटॉन, ठीक है ना। तो आप जानते हो कि चूंकि आपका नर्व कॉर्ड या आपका स्पाइनल कॉर्ड एक है नंबर में, इसका क्या होगा, दो होगा। ऑब्वियसली नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है, दो होता है, आपका सिंगल है, इसका डबल है। आपका हॉलो है, उसमें सीएसएफ बहता है, इसका क्या है, सॉलिड है, इसमें सीएसएफ नहीं बहता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड गैंग्लिया। सेगमेंटली अरेंज को आप हटा दो, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी चीज जो है चूंकि मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो कर रहा है, तो इसके बॉडी के अंदर भी सेगमेंटेशन रिपीटेशन देखने को मिलेगा, तो गैंग्लिया यहाँ पे आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे गैंग्लिया बना दूं। सबसे पहले तो मैं आपको एक समझा दूं कि जो भी आपने जैसे फ्लैटफॉर्म पढ़ा है, तो प्लेटफॉर्म में क्या पढ़ा है कि जो कि जब भी डबल नर्व कॉर्ड है, क्योंकि नॉन कॉर्ड है तो डबल नर्व कॉर्ड होगा ही, तो नर्व कॉर्ड जो है ओरिजिनेट कहाँ से होगा, तो यहाँ पे आपको ऐसे गैंग्लिया देखने को पक्का मिलेगा। तो हर नॉन कॉर्डेट में आपको गैंग्लिया तो देखने को मिलेगा। इसका केस थोड़ा सा अलग है। आप देखो यहाँ पे ये मैंने दो गैंग्लिया बना दिया, ये गैंग्लिया मैंने दूर दूर बनाया ना, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे फ्यूज गैंग्लियास होते हैं, तो इन दोनों गैंग्लिया को मैंने फ्यूज कर दिया। तो ऐसा जो है गैंग्लिया फ्यूजन आपको हर जगह पे इस तरीके से देखने को मिल सकता है। बात समझ रहे हो, ऐसे फ्यूज आपको गैंग्लिया देखने को मिलेगा, और ये हर एक गैंग्लिया एक दूसरे से कनेक्टेड है भाई लंबा लंबा नर्व कॉर्ड जो कि डबल है नंबर में, ठीक है ना। बस यही मैं आपको समझाना चाह रही थी। सो द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ, बहुत सारे गैंग्लिया देखो, एक दो तीन चार, तो सीरीज है गैंग्लिया का, और सारे गैंग्लिया क्या है, फ्यूज है, सीरीज ऑफ फ्यूज गैंग्लिया विच आर सेगमेंटली अरेंज। हाँ कि ये जो है थोड़ा सा इस सेगमेंट में अरेंज है, ये नेक्स्ट सेगमेंट में अरेंज है ना, ज्वाइंड बाय द पेयर्ड। ये दोनों जो है फ्यूज गैंग्लिया कैसे जुड़े हुए एक दूसरे से, बाई पेयर, एक पेयर में दो ऐसे नर्व कॉर्ड है। ऐसे नर्व कॉर्ड को यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल, लंबे लंबे है ना, ट्रांसवर्स तो लंबे लंबे कनेक्टेड, जो कनेक्ट कर रहे हैं ऑन द वेंट्रल साइड, क्योंकि हमारा जो है वो पीछे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल, इसका क्या होगा, नर्व कॉर्ड वेंट्रल होगा, क्योंकि आप जानते हैं नर्व कॉर्ड ही डिफरेंशिएट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। थ्री गैंग्लिया लाइज इन द थोरैक्स, थोरैक्स के हर एक सेगमेंट में एक एक गैंग्लिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया, लेकिन 6 गैंग्लिया है एब्डोमेन में। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 9 गैंग्लिया है कॉकरोच में, जबकि इसके अलावा भी गैंग्लिया होता है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन और सब इसोफेजियल गैंग्लियन, जिसको एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी वाला डेटा याद रखना कि 3 गैंग्लिया जो है वो थोरैक्स में होता है और 6 जो है वो एब्डोमेन, टोटल 9 होता है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया स्पाइरेकस जो है 2 थोरैक्स में है, 8 एब्डोमेन में, वैसे यहाँ पे आपको याद रखना है 3 जो है वो थोरैक्स में है गैंग्लिया और 6 जो है वो एब्डोमेन में है। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। अब देख रहे हो ना, गैंग्लिया पूरे बॉडी में से मतलब फैला हुआ है, ठीक है ना, तो पूरे बॉडी में चूंकि फैला हुआ है और हर एक पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, हमारे ब्रेन की तरह नहीं है। हमारे हेड में जो हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट है जिसको हम ब्रेन बोलते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर हमारा हेड हटा दिया जाए तो हम जो है वो नहीं रह पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन इसके हेड में बहुत छोटा सा पार्ट है इसके नर्वस सिस्टम का जिसको हम बोलते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन,
तो अगर इसका हेड कट भी कर दिया जाए तो खाली जो है एक ही गैंग्लिया हटेगा, जिसकी वजह से ये 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि हेड वाला गैंग्लिया का काम सिर्फ आंख और एंटीना को नर्वस न्यूरॉन्स प्रोवाइड करना है। तो जब आप हेड काट दिए तो अब आंख वगैरह भी तो हट ही गया, वो गैंग्लिया भी हट गया, बाकी गैंग्लिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाथ पैर को फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वो 1 वीक तक जिंदा रह सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं रह पाएगा, क्योंकि बॉडी का कोई भी पार्ट कटा है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो परेशानी होगी, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नर्वस सिस्टम इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में है। द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ अ नर्वस सिस्टम, मैंने बताया बस थोड़ा सा पार्ट नर्वस सिस्टम का उसके हेड में, जिसको हम सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन बोलते हैं, जबकि बाकी जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल बेली साइड ऑफ द बॉडी। बेली साइड मतलब थोरैक्स और एब्डोमेन का बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना कि वेंट्रल है कि डॉर्सल, हमारा पीछे की तरफ है इसका, आगे की तरफ वेंट्रल है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ, इट विल स्टिल लिव as long as a 1 week, and in the head region the brain is represented by supraesophageal ganglion। मैंने बताया ना, हेड रीजन में जो भी नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है उसको हम ब्रेन बोलते हैं, तो मैंने बता दिया यहाँ पे सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन जो है वो ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए एनसीईआरटी ने इसलिए सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन को उस 9 गैंग्लियन में काउंट नहीं किया, क्योंकि उसने लिख दिया कि ये ब्रेन है। बात समझ में आया? which supplies nerves to the antenna and compound eye। in cockroach the sense organ, अब क्या क्या सेंस ऑर्गन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक सेंस ऑर्गन बताया था, जैसे कि एनल सरसाइमा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे होगा पक्का एंटीना, एंटीना एक सेंस ऑर्गन, क्योंकि इसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। आईज, आईज जो है वो 2 तरीके के लाइट को रिसीव कर सकते हैं, राइट। और मालपीगियन बोल रही हूँ, मैक्सिलरी पाल्स हो गए या फिर लेबियल पाल्स हो गए, ये सारे पाल्स पाल्स जानते सुनोगे, वो सेंसरी इन नेचर होते हैं, फूड को डिटेक्ट कर सकते हैं। एनल सरसाई वाइब्रेशन इन ग्राउंड को डिटेक्ट कर सकता है। नाउ द कंपाउंड आई सिचुएटेड ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड। अगर ये फोटो आप देख पा रहे हो तो इस फोटो में आपको कहाँ पे दिख रहा है कंपाउंड आई, कहाँ है? डॉर्सल है कि वेंट्रल है? पीछे ऊपर वाली पीठ वाली साइड पे है, डॉर्सल साइड पे यहाँ पे आपको कंपाउंड आई देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो कंपाउंड आई आर सिचुएटेड एट द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड एंड ईच आई, हर एक कंपाउंड आई में आपको 2000 टुकड़ा देखने को मिलता है, मतलब फंक्शनल यूनिट है, जिसको हम 2000 हेक्सागोनल शेप, उनका हेक्सागोन की तरह होता है, उसको ओमेटिडिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो हर एक ओमेटिडिया पे एक इमेज बनता है, तो कॉकरोच के आंख में एक ही पर्सन का 2000 इमेज बनता है, मतलब वो 2000 टुकड़े में काट के देखता है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही पूरा जो है जो भी फोटो बन रहा है वो 2000 टाइम रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं है। उस आदमी को काट के, मतलब उसके हेड का एक इमेज बनाएगा, उसके नाक का एक इमेज बनाएगा, है ना, उसके जो है वो मतलब टी शर्ट का एक इमेज बनाएगा, तो हर एक पार्ट अलग अलग चीज का इमेज बनाता है। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी का 2000 जो है वो इमेज बन गया, 2000 टुकड़ा में उसको काट के दिखता है वो। विद द हेल्प ऑफ द सेवरल ओमेटिडिया द कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब बताओ, एक ही चीज का इतना सारा 2000 इमेज दिखेगा तो कितना धुंधला टाइप का दिखेगा, है ना, जोड़ जोड़ के देखना पड़ेगा एक्चुअली में वो है क्या। तो दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोजाइक विजन, मतलब कि जिसका रिजोल्यूशन बहुत कम होता है। रिजोल्यूशन कम है तो मतलब आपको बहुत धुंधला दिखेगा, लेकिन सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। मान लो कि एक ही चीज का तुमको 2000 इमेज बनता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा भी आगे आगे आएगा तो तुमको तुरंत समझ में लगेगा अरे आ रहा है भागो, है ना। तो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है इस विजन की, बट रिजोल्यूशन बहुत कम होता है। और ये हमको कॉमन ऐसा विजन, ऐसा मतलब साइट जिसमें रिजोल्यूशन बहुत कम हो और सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो, ऐसा हमको उसी एनिमल्स में देखने को मिलता है जो रात में निकलते हैं। सो बीइंग कॉमन ड्यूरिंग द नाइट, हेंस इट इज नोन एज द नॉक्टर्नल विजन, ठीक है ना। तो ये हमने डिस्कस कर लिया हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। अब हमारा बच गया है खाली रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव छोटा सा ही है। नाउ द कॉकरोच आर डायोशियस, मेल फीमेल अलग अलग है, इसलिए डायोशियस बोल रहे हैं, 2 घर है इसका। एंड बोथ सेक्सेस आर वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने अच्छे से डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये इसका टेस्टिस वाला पार्ट हो गया, ये इसका ओवरी वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ओके, the male reproductive system consists of a pair of testes, one lying on each lateral side, ठीक है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको याद रखना, देखो यहाँ पे आपको 2 टेस्टिस दिख रहा है, ठीक है ना, दोनों लैटरली प्रेजेंट है। और आपको सेगमेंट से याद रखना 4 से लेकर 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है। ऑब्वियसली एब्डोमिन है, थोरैक्स तो ये है नहीं। 4 to 6 में होता है, जबकि ओवरी बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू टेस्टिस। तो चूंकि ये 4 to 6 में ये 2 ही सेगमेंट को ये कवर किया है, 4 से लेकर 6 तक ये जो है 4 सेगमेंट को कवर करता है, 2 से लेकर 6 सेगमेंट तक ये ओवरी होती है। सेगमेंट आपसे पूछा जा सकता है नीट में, आपको याद रखना द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 टेस्टिस है। और दोनों टेस्टिस किस साइड में भाई, तो बोलोगे लेटर साइड में। कितने से कितने सेगमेंट, तो बोलोगे 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा से पूछ सकता है फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज अ थिन वास्ट डिफरेंस। आप चाहे ह्यूमन का नाम ले लो या फिर किसी कॉकरोच का नाम ले लो, यहाँ पे भी अपने केस में भी टेस्टिस से आपको क्या निकलते हुए दिखता है, वास्ट डिफरेंस। यहाँ पे भी टेस्टिस से आपको क्या निकलते हुए दिखता है, वास्ट डिफरेंस। तो आपको यहाँ पे टेस्टिस से जो पाइप निकलते हुए दिखता है, दिस पाइप इज नोन एज द वास्ट डिफरेंस, ओके। This is the vast difference. Okay. From each testis arise a thin vast difference which opens into the ejaculatory duct through the seminal vesicle। देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे एनसीईआरटी ने थोड़ी सी फांकी मार ली है।
आप देखो यहाँ पे क्या पाथवे मैं आपको समझाती हूँ। ये टेस्टिस है इसका, ठीक है। टेस्टिस से क्या निकला, ये वास्ट डिफरेंस निकला, ठीक है। ये टेस्टिस आपने देख लिया, ये वास्ट डिफरेंस देख लिया। अब ये वास्ट डिफरेंस जो कहाँ पे जा रहा है, तो ये वास्ट डिफरेंस जो इस फूल जैसे ग्लैंड में जा रहा है जिसको हम बोलते हैं मशरूम ग्लैंड। तो सबसे पहले लॉन्ग ट्यूब्यूल्स में जाता है, फिर ये जाता है शॉर्ट ट्यूब्यूल में। मतलब स्पर्म जो है यहाँ बना, स्पर्म वास्ट डिफरेंस में है, वास्ट डिफरेंस से लॉन्ग ट्यूब्यूल्स ऑफ मशरूम ग्लैंड, फिर शॉर्ट ट्यूब्यूल ऑफ मशरूम ग्लैंड। और इस फोटो में दिख नहीं रहा सेमाइनल वेसिकल, पीछे की तरफ है, सेमाइनल वेसिकल में जाके स्टोर हो जाता है। जब सेमाइनल वेसिकल में स्टोर होकर जब उसको इजैकुलेशन करना है, तो ये वाला जो येलो वाला पाइप है इसको इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। तो इस पाइप में जो है वो स्पर्म चला जाता है, ठीक है ना, और अल्टीमेटली यहाँ से आके लटक जाता है, स्पर्म जो यहाँ पे आके लटक गया है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो फैलिक ग्लैंड आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द फैलिक ग्लैंड। ये फैलिक ग्लैंड का ये वाला पाइप जो है, येलो वाला पाइप, ये फैलिक ग्लैंड का पाइप है जो पीछे से आ रहा है। तो ये फैलिक ग्लैंड का पाइप जो है, ये इस लटके हुए स्पर्म के ऊपर जो है एक कवरिंग इस तरीके से जो है वो सिक्रीट करता है, और तब इस कवरिंग को लेके ये जाता है किसमें, फीमेल बॉडी में, ठीक है ना। तो आपको ये सारी जो है बात याद रखनी है। एक और चीज, जब स्पर्म जो है वास्ट डिफरेंस से इस लॉन्ग ट्यूब्यूल में जाता है, तो लॉन्ग ट्यूब्यूल जो है वो क्या करता है, एक कवरिंग सिक्रीट करता है स्पर्म के अराउंड। तो पहली फर्स्ट इनर कवरिंग ऑफ द स्पर्म, है ना, ताकि उसको बंडल में डाला जा सके। स्पर्म को अलग अलग सेल्स को एक साथ बंडल बंडल में पैक किया जाता है, यानी कि द इनर लेयर, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर का मतलब होता है बंडल। जब हम स्पर्म्स का बंडल बनाए, और बंडल आप कैसे बनाओगे, जब उसको पैक करोगे, है कि नहीं। तो जो इनर मोस्ट पैकिंग है, जो इनर मोस्ट जो कवरिंग है, वो आपका लॉन्ग ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, ये वाले लॉन्ग ट्यूब्यूल्स जिनके टिप पे यूरिकोज ग्लैंड होते थे। उसके बाद जो स्पर्म जो बंडल में पैक हो गया, वो तो मर जाएंगे क्योंकि वो तो बंडल में पैक हो गया, अब तो सेमाइनल प्लाज्मा में है नहीं, क्योंकि स्पर्म तो न्यूट्रिशन तो उसके प्लाज्मा से लेते हैं, और प्लाज्मा तो अब तो पैक कर दिया आपने, है ना, एक मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हाँ इतना ही प्लाज्मा तुमको मिलेगा। तो फिर शॉर्ट ट्यूब्यूल बोलता है स्मॉल ट्यूब्यूल की तुम चिंता मत करो, वो क्या करता है, जो भी पैकेट बना है अभी स्पर्म का, स्पर्मेटोफोर, उसमें ये न्यूट्रिशन फिल कर देता है, ठीक है। और ये न्यूट्रिशन फिल्ड जो पैकेट है स्पर्म्स का, वो जाके स्टोर हो जाता है, ये जो दिख नहीं रहा आपको पीछे सेमाइनल साइकिल में, ठीक है। सेमाइनल साइकिल यहाँ पे लेबलिंग कर दिया एनसीईआरटी ने, पीछे की तरफ है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स के पास ही कर दिया, जबकि ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है, ये सेमाइनल साइकिल नहीं है। जब सेमाइनल साइकिल में स्पर्म स्टोर हो जाता है, जब जब भी फीमेल से कॉपुलेशन का टाइम आता है, तो ये जो डक्ट है सेमाइनल साइकिल की डक्ट है, जिसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। तो इस इजैकुलेटरी डक्ट में जो है वो स्पर्मेटोफोर जो है वो चलाता है और यहाँ से आकर लटक जाता है। तो अब इस स्पर्मेटोफोर में खाली एक ही कवरिंग है जिसमें न्यूट्रिशन फिल किया था, स्मॉल ट्यूब्यूल ने कवरिंग बनाया था लॉन्ग ट्यूब्यूल में। लेकिन अब इसका आउटर मोस्ट कवरिंग, लास्ट कवरिंग कौन बनाएगा, ये फैलिक ग्लैंड, जो कि एट द टिप ऑफ मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट है, फूल वाले ग्लैंड के टिप पे है। ये वाला जो डक्ट है, ये डक्ट है किसका, फैलिक ग्लैंड का। तो ये जो है आउटर जो लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर है, आउटर मोस्ट लेयर बनाएगा, और जब भी कॉपुलेशन का टाइम आएगा तो ये ट्रांसफर कर देगा फीमेल में। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो भी गैमेट बाहर निकालता है उसी को गोनोपोर बोलते हैं। तो ये वाली जो ओपनिंग है, ये वाली जहाँ पे मेरा भी माउस है, दिस इज द मेल गोनोपोर। और गोनोपोर यानी कि गोनाड की जो ओपनिंग, उसके चारों तरफ जो है फैलोमियर्स पाए जाते हैं, ताकि वो क्या कर सके, प्रोटेक्शन कर सके। तो ये राइट में फैलोमियर तो राइट फैलोमियर बोलेंगे, वेंट्रली प्रेजेंट है तो वेंट्रल फैलोमियर बोलेंगे। ऑब्वियसली वेंट्रल प्रेजेंट हो, क्योंकि जो भी जेनिटल पोर्स होते हैं वो वेंट्रली होते हैं, जबकि एनस जो होता है वो डॉर्सल होता है। दिस वन इज द एनल सरसाइड, जो कि आपको सेगमेंटेड दिख रहा है, यहाँ पे टुकड़े टुकड़े में मिला हुआ है। एंड दिस वन इज द कॉर्डल स्टाइल विच इज नोन एज एनल स्टाइल। कॉर्डल इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि वो टेल रीजन, कॉर्डल मतलब टेल होता है, तो टेल रीजन में आखिरी रीजन में प्रेजेंट है, इसलिए कॉर्डल स्टाइल लिख दिया है। इसके अलावा झूठा पेनिस, स्यूडो पेनिस, क्योंकि रियल पेनिस वो होता है जो कि एक्चुअली में कॉपुलेशन या कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करेगा, इंसेमिनेशन करने में हेल्प करेगा। जबकि यहाँ पे ये जो स्यूडो पेनिस है, ये कोई भी इंसेमिनेशन करने में, कॉपुलेशन करने में हेल्प नहीं कर रहा है। कॉपुलेशन मतलब जो भी स्पर्म का ट्रांसफर हो, सीधे यहाँ पे लटके हुए स्पर्म्स ही फीमेल बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो दिस इज झूठा पेनिस, स्यूडो पेनिस। दिस वन इज अ टिटिलेटर। ये सारे स्यूडो पेनिस या टिटिलेटर हो गया, या फिर ये लेफ्ट फैलोमियर हो गए, सारे के सारे जो है वो काइटिन का प्लेट के ही बने होते हैं। लेफ्ट में तो लेफ्ट फैलोमियर, राइट में तो राइट फैलोमियर, वेंट्रल है तो वेंट्रल फैलोमियर, और झूठा पेनिस है क्योंकि रियल कॉपुलेशन तो ये करवाता नहीं, तो स्यूडो पेनिस नाम दे दिया इसका। और दिस वन इज अ टिटिलेटर विच टिटिलेट्स द फीमेल ड्यूरिंग द कॉपुलेशन सो दैट इट कैन रिसीव द स्पर्म्स, the bundle of sperm, the spermatophore from the male. I hope this is clear. Let's read. From each testis arise a thin vas deferens which opens into the ejaculatory duct through the seminal vesicle. चूंकि मैंने आपको बताया कि ejaculatory duct is the pipe of seminal vesicle, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि vas deferens जो है वो ultimately ejaculatory duct में खुलता है with the help of या through the seminal vesicle. The ejaculatory duct opens into the male gonopore. ejaculatory duct का जो opening है उसी को male gonopore बोलते हैं, क्योंकि वहीं से ultimately sperm बाहर निकलता है। And the male gonopore is ventral to anus. ये understood है, anus हमेशा dorsal होता है और जो मेल गोनोपोर है वो हमेशा वेंट्रल होता है। अ कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेपेड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ मेल। देखिए आपको सोचिए टेस्टिस 2 से 6 सेगमेंट तक था, तो ऑब्वियसली 6 के जस्ट नीचे वाला ये वाला पार्ट है, तो ये 6 to 7 सेगमेंट में ये मशरूम ग्लैंड होगा। सो अ मशरूम ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द जंक्शन एट द 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट्स which function as an accessory reproductive gland। कैसे काम करते हैं, एज एन accessory reproductive
ग्लैंड, ठीक है ना। मशरूम ग्लैंड क्यों एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, क्योंकि ये गैमेट्स बना तो नहीं रहे, ये तो बस उसकी कवरिंग बना रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन फिल कर रहे हैं। तो इस तरह के जो ग्लैंड्स होते हैं या गोनाड्स का आसपास का पार्ट जो कि गैमेट ना बनाए, बस उसको मतलब ट्रांसफर में हेल्प वगैरह करे, तो उसको हम एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड बोलते हैं। द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज रिप्रेजेंटेड बाय, बाहर से जो भी दिखता है उसको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं। तो इस कॉकरोच के केस में आपको क्या दिखता है बाहर से, खाली फेलोमियर दिखता है, या गोनापोफाइसिस है ना, फेलोमियर गोनापोफाइसिस जो वहां पे मैंने बताया लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट फेलोमियर राइट फेलोमियर वेंट्रल फेलोमियर स्यूडोपेनिस या टिटिलेटर। तो ये सारे जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, बाहर से यही दिखते हैं। दीज आर asymmetrical structure made up of chitin which is surrounding the male gonopore, right? The sperms are stored in seminal vesicle, मैंने आपको बताया था seminal vesicle में sperm stored होते हैं और finally उनको बंडल किया जाता है, glued up किया जाता है in the form of bundle which is known as spermatophore, and they are discharged during the copulation, and discharge कहाँ से discharge होते हैं, by the pipe of the seminal vesicle which is known as ejaculatory duct through the male gonopore. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज ओवरी, मैंने बताया बड़े ओवरी है तो टेस्टिस जो है वो 4 to 6 सेगमेंट में थे एब्डोमेन के, जो कि थोड़े बड़े हैं तो ये 4 सेगमेंट को कवर करेंगे, 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में होंगे, और ये भी जो है वो लैटरली प्रेजेंट होते हैं, आप देख सकते हो ओवरी भी लैटरली प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा मैं इसको भी डिस्कस कर दूं, देखो ये बड़ा बड़ा दो ओवरी है, ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन दिख रहा है ओवरी के अंदर का टुकड़ा है, तो इसको हम ओवेरियोल बोलेंगे, ठीक है। हर एक ओवरी में जो है ना वो आपको कितना ओवेरियोल मिलता है, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, 8 to 16, ऐसा नहीं, एट एट ओवेरियोल होता है, चलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मुझे याद आ गया, हर ओवरी में 8 ओवेरियोल्स होता है, ठीक है ना। और हर एक ओवेरियोल में जो है इस तरीके से गोल 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 ओवा जो है इन चेन लाइक फैशन, ठीक है ना, जैसे ये एक ओवा हो गया, ये दूसरा ओवा हो गया, ठीक है, ये तीसरा ओवा हो गया, इस तरीके से ओवा जो है इस तरीके से चेन लाइक फैशन में अपना वेट कर रहा है, मतलब ईच ओवरी हैज 8 ओवेरियोल एंड ईच ओवेरियोल हैज अ चेन ऑफ ओवा। जो सबसे नीचे वाला ओवा होगा ना वो सबसे तो मैच्योर्ड ओवा होगा, तो जब भी ओव्यूलेशन होना होगा तो सबसे नीचे वाला ओवा जो है वो बाहर आएगा। तो एक ओव्यूलेशन में एक एक ओव्यूलेशन में एक फीमेल कॉकरोच जो है वो 16 एग रिलीज करती है, 8 एग इस ओवरी से, 8 एग इस ओवरी से, क्योंकि हर एक ओवरी में 8 ओवेरियोल्स है, और हर एक ओवेरियोल के नीचे वाला एक सबसे नीचे वाला ओवा सबसे ज्यादा मैच्योर्ड है, जो मैच्योर हो जाएगा ओवा वो तो ओव्यूलेट होगा ही, राइट। तो आपको ये जानना है, ठीक है। और उसके अलावा आपको दिख रहा है कि जो ये ओवरी ओवरी का जो डक्ट होता है, राइट, ओवरी का जो डक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं। और ये तो ओविडक्ट का नंबर कितना है तो आप बताओ, इधर से एक ओविडक्ट आ रहा है, इधर से एक आ रहा है, तो 2 है इसका नंबर, लेकिन दोनों ओविडक्ट यहाँ पे अल्टीमेटली आके मिल गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन ओविडक्ट, या फिर यहाँ पे इसको वजाइना बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही एक ऊपर से आया यहाँ पे रिलीज हो जाता है, ठीक है ना, ये जो है ये इसका जेनाइटल चैम्बर है, किसका, जेनाइटल पाउच का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। दिस इज स्पर्मेथिका। तो देखिए जब मेल कॉपुलेशन करता है ना फीमेल के साथ, तो जरूरी नहीं है कि फीमेल उसी समय एग रिलीज करे, तो मेल जो भी स्पर्म लाता है वो तुरंत जो है इस स्पर्मेथिका में जाके स्टोर हो जाता है। अब फीमेल को जब मन करे वो अपना एग निकाले, जब भी एग निकालेगी तो यहाँ पे आके वो एग जो है वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि ये जो साइड साइड में आपको ऐसे ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दीज आर कोलैटरल ग्लैंड्स, ये कोलैटरल ग्लैंड्स जो है वो इस तरीके से एक ऊथिका बना देता है। ऊथिका मतलब ऐसा थैला जो एग को रखेगा, एग आएगा ऊपर से इसी में गिर जाएगा, है ना। और स्पर्मेथिका से क्या आएगा, स्पर्मेथिका से स्पर्म आ जाएगा, क्योंकि फीमेल जो है कॉपुलेशन के टाइम पे स्पर्म को अपने अंदर ही स्टोर कर लेती है स्पर्मेथिका में। स्पर्मेथिका फीमेल बॉडी में होता है, मेल बॉडी में रहता है, आपको याद रखना है, मेल बॉडी में स्पर्म को स्टोर सेमाइनल वेसिकल करता है, पर फीमेल बॉडी में स्पर्म को स्टोर सेमाइनल वेसिकल सॉरी स्पर्मेथिका करता है। तो ऊपर से स्पर्म आ जाएगा और यहाँ पे एक तो आ ही चुका था, यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन इज done in the ootheca secreted by the collateral glands in the female body। और फिर क्या होता है, जैसे ही ऊथिका में फर्टिलाइजेशन होगी, मान लो ये ऊथिका इसमें फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो अब ऊथिका जो है ऊपर से भी कवर्ड हो जाएगा, और ये ऊथिका को फीमेल अपने अंदर यहाँ पे वेस्टिबुलम में बाहर से दिखते रहता है, ऐसे लेके घूमती रहती है, कब तक, जब तक इसको एक ऐसा क्रैक ना मिल जाए जहाँ पे थोड़ा सा पानी वगैरह हो, थोड़ा सा फूड वगैरह हो, ताकि अपने एग को दे सके, मतलब वहां पे रख सके अपने ऊथिका को, ताकि इसके बच्चों को कोई दिक्कत ना हो बड़े होने में, पानी और खाना पीना दोनों मिल सके, है ना। जैसे मेल के केस में आपको गोनापोफाइसिस मेल के गोनोपोड के चारों तरफ दिख रहा था, फीमेल के केस में भी आपको गोनापोफाइसिस फीमेल के गोनोपोड के चारों तरफ दिखेगा। तो गोनोपोड फीमेल में क्या है, ये जो बाहर वाला पार्ट है ये गोनोपोड नहीं है फीमेल का। फीमेल का गोनोपोड वो है जहां से एग निकले, ठीक है ना, अनफर्टिलाइज एग निकले। तो बताइए अनफर्टिलाइज एग एक्चुअली में निकला कहाँ था, इस कॉमन ओविडक्ट या वजाइना से, यहीं पे तो निकला था, उसके बाद तो यहाँ पे आके फर्टिलाइज ही हो गया था। तो ये जो ओपनिंग है इसकी वजाइनल ओपनिंग जो है ये यहाँ पे गोनोपोड होती है। तो एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर काइटिन के जो है वो इसी के अराउंड देखने को मिलते हैं, लेकिन चूंकि इस फोटो में ट्रांसवर्स सेक्शन दिखा रहा है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रहा है, तो वो गोनापोफाइसिस तो कट गए, तो यहाँ पे डॉटेड स्ट्रक्चर से गोनापोफाइसिस को दिखाया है। आप ये मानो कि जब ये फीमेल जब ये काट के आप इसको नहीं देखोगे तो गोनापोफाइसिस कुछ इस तरीके से एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बात समझ गए ना, क्योंकि गोनापोफाइसिस ऑलवेज अराउंड द गोनोपोर, and in the case of female the gonopore is situated inside the body which is the opening of vagina। these are the collateral glands and genital pouch मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझा दिया है। genital pouch is formed by the
seventh sternum, which is board shaped along with eighth and ninth sternum, and it is known as the genital pouch or brood as well, and it is very like broad structure. And the genital pouch consists of two things: the genital chamber जिसमें maximum fertilization activities वगैरह होती है, and the next part is the opening or the vestibulum जिसका काम खाली फर्टिलाइज एग कंटेनिंग ऊथिका को लेके घूमना है, जब तक उसको एक सुटेबल प्लेस ना मिल जाए फीमेल उसको लेके घूमती रहेगी। आई होप फीमेल वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स बिगिन। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स जिसको हम ओवेरियोल्स बोलते हैं। हर एक ओवरी में 8 आपको ओवेरियोल्स देखने को मिलेंगे, और हर एक ओवेरियोल में आपको एक चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा देखने को मिलेगा, मतलब ओवा यहाँ पे डेवलप हो रहा है, चेन में है, सबसे नीचे वाला ओवा सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। नाउ द ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट। ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी, दोनों ओवरी से एक एक ओविडक्ट आया है, दोनों मिल गया और एक बीच वाला ओविडक्ट बना है जिसको हम कॉमन ओविडक्ट या वजाइना बोलते हैं, which opens into the genital chamber. What was the genital chamber? The upper part of the genital pouch was genital chamber. आप इस फोटो में देख सकते हो ना कि यहाँ पे जो ओविडक्ट है, कॉमन ओविडक्ट है, वजाइना कहाँ पे खुल रहा है? जेनिटल चैम्बर में खुल रहा है, बस वही यहाँ पे लिखा हुआ, राइट। अ पेयर ऑफ स्पोमेथिका, अब ये देखो स्पोमेथिका यहाँ पे एक्चुअली बस इसी को लिखा हुआ है, बट ये जो मरियल सा स्ट्रक्चर यहाँ पे ये भी स्पोमेथिका है। स्पोमेथिका का नंबर कितना है? 2 है, आपको याद रखना है, एक नहीं है, अ पेयर है यानी 2 है। अ पेयर ऑफ स्पोमेथिका इज प्रेजेंट इन द सिक्स्थ सेगमेंट। अब मतलब सिक्स्थ कैसे आपको याद रहेगा? तो ओवरी 2 to 6 सेगमेंट में था, ठीक है ना। तो चूंकि ओवरी 2 to 6 सेगमेंट में है तो स्पर्मेथिका जो है वे ओवरी के जस्ट नीचे भी नीचे ही है ना, तो इसलिए स्पर्मेथिका भी हम क्या बोलेंगे कि स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन द लास्ट सेगमेंट, और मतलब ओवरी वाला लास्ट सेगमेंट दैट इज द सिक्स्थ सेगमेंट व्हिच ओपन्स इनटू द जेनिटल चैम्बर, क्योंकि स्पर्मेथिका भी जेनिटल चैम्बर में ही खुल रहा है और वजाइना भी जो है वो जेनिटल चैम्बर में खुल रहा है, और कोलैटरल ग्लैंड्स भी जेनिटल चैम्बर में खुल रहे हैं, राइट। स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स, आप जानते हो स्पर्मेटोफोर बंडल था जिसमें स्पर्म है, तो स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू द स्पर्मेटोफोर्स। नाउ द फर्टिलाइज्ड एग्स, अब मान लो मैंने कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ मैंने आपको बता दिया है, अब क्या होगा? जो भी फर्टिलाइज्ड एग्स है दे आर इनकेस्ड इन द कैप्सूल व्हिच इज नोन एज ऊथिका, ठीक है ना। ऊथिका भी कैप्सूल है। अब ऊथिका कैसा होता है? ऊथिका पहले स्टार्टिंग में बहुत ही मतलब लाइट रेड कलर का होता है, बट जैसे जैसे वो मेच्योर, जैसे उसका लाइफ बढ़ेगा वैसे बहुत ही डार्क हो जाता है, ठीक है ना। ऊथिका इज डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन अबाउट 8 मिलीमीटर लॉन्ग, ठीक है ना। दे आर ड्रॉप्ड और glued to a suitable surface, usually in a crack or surface of relatively high humidity, पानी वानी हो, खाना पीना हो, ताकि बच्चे जो है वहां पे अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आ सकता है, ऑन एन एवरेज एक फीमेल कितना ऊथिका प्रोड्यूस करती है और हर एक ऊथिका में कितना एग होता है। तो मैंने आपको एक तो बहुत आसान है याद करना, हर एक ओवरी से 8 8 एग निकल रहा है, तो टोटल एग का नंबर 16 हो जाएगा। यहाँ पे एनसेटिंग 14 to 16 लिखा है, आपको याद रहेगा, हर एक ऊथिका में इतना एग होगा, ठीक है। उसके अलावा कितना ऊथिका एक बार में वो प्रोड्यूस करेगी, डालेगी किसी भी क्रैक में, तो आप बोलोगे कि जब तक 9 से 10 ऊथिका होनी चाहिए तब तक वो ऊथिका को लेकर घूमती रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि टाइम भी लगता है ढूंढने में सुटेबल सरफेस। आपको याद रखना, ऑन एन एवरेज द फीमेल प्रोड्यूसेस 9 to 10 ऊथिका एंड ईच ऊथिका कंटेन्स अबाउट 14 to 16 एग्स, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना इज पोरोमेटाबोलस। पोरोमेटाबोलस का मतलब क्या होता है? पोरोमेटाबोलस का मतलब होता है कि धीरे धीरे जो मेटामॉर्फोसिस हो रही है, यानी कि डायरेक्टली जो है वो लार्वा का एक ही स्टेप में जो है वो एडल्ट नहीं बन जाता है। पहले लार्वा हुआ, पहली मेटामॉर्फोसिस हुई, पहले कुछ और बना, फिर दूसरी मेटामॉर्फोसिस, दूसरा कुछ और बना। पोरो मतलब तो स्लोली, ठीक है ना। तो स्लोली स्लोली मेटाबॉलिज्म हो रहा है मेटामॉर्फोसिस के केस में। तो आपको याद रखना है कि द डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लेनेटा अमेरिका द कॉमन इंडियन कॉकरोच इज द पोरोमेटाबोलस। आप यहाँ पे एक और चीज समझ सकते हो कि एक फीमेल जो है अपने लाइफ में 9 से 10 ऊथिका भी बनाती है। आप इसको कोई भी मतलब समझो, ठीक है ना, बस आपको याद रखना है नंबर कि 9 से 10 ऊथिका बनाती है, जिसमें हर एक ऊथिका में 14 to 16 एग्स होता है, ठीक है। मींस देयर इज अ डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। द निम्फ्स, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, एक से ज्यादा निम्फ्स होते हैं, दे लुक वेरी मच लाइक एडल्ट्स, एडल्ट्स के जैसे ही दिखते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्टली लार्वा नहीं बोल सकते, पर फिर भी मेटामॉर्फोसिस तो हो ही रही है क्योंकि एग्जैक्टली एडल्ट नहीं है। अब क्या अंतर है, मैं आपको कुछ बता दूं, निम्फ्स जो है पूरे ट्रांसपेरेंट होते हैं और इनके पास जो है वो गोनैड्स नहीं होते, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जबकि एडल्ट जो है वो कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो है इनके पास जो है पंख नहीं होता, ठीक है ना। विंग्स की जगह विंग पैड्स होता है। जो लास्ट निम्फ है उसके पास विंग पैड्स आ गया है, उसके पहले तो विंग पैड्स भी नहीं है, ठीक है। तो द निम्फ लुक वेरी मच लाइक एडल्ट, द ओनली डिफरेंस इज दैट दे आर ट्रांसपेरेंट एंड दे लैक द विंग्स, they have wing pads in the last stage as and they lack the gonads. So the nymph grows by molting about 13 टाइम। molting का मतलब है मेटामॉर्फोसिस, कितनी बार हो रही है? तो 13 बार हो रही है, ठीक है। तो कितनी धीरे धीरे हो रही है, आप बात समझ रहे हो ना, ताकि एडल्ट बन सके। द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फियल स्टेज, मतलब जो भी लास्ट सेकंड लास्ट स्टेज है उसके पास विंग पैड्स होती है, बट एडल्ट कॉकरोच के पास ही खाली विंग्स होती है, बट ओनली एडल्ट कॉकरोच हैज विंग्स। नाउ द मेनी स्पीशीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड, सारे के सारे वाइल्ड ही हैं, ठीक है ना। बस डोमेस्टिक हो गए, हमारे घर में आने लगे हैं, पर वो थे एक्चुअली वाइल्ड, घर बना तो इसलिए उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ तो वो हमारे घर ही में आएंगे ना। सो दीज आर वाइल्ड एंड देर ऑफ नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। जैसे हमने एनिमल किंगडम में देखा है कि इंसेक्ट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है, जैसे हनी बी से मेरे को हनी मिला है ना, या फिर मेरे को जो है वो लैक इंसेक्ट से मेरे को लैक मिला जिससे मैं चूड़ी बना सकती हूँ,
या फिर मेरे को सिल्क वर्म से सिल्क मिला, तो ये सारे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हैं, बट कॉकरोच का कोई भी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। A few species thrive in and around human habitat. बाकी तो जंगल बंगल मिलेंगे ही, कुछ स्पेशीज है वो ह्यूमन हैबिटेट के भी चारों तरफ मिलते हैं। दे आर दे आर पेस्ट, है ना, क्योंकि क्या करते हैं, पेस्ट क्या करेगा, क्रॉप को डिस्ट्रॉय करेगा, तो फूड को स्पॉइल कर रहा है, तो भी ये पेस्ट हुआ। कंटामिनेटेड विद देयर स्मेली एक्सक्रीटा, इनका एक्सक्रीटा बहुत स्मेल करता है, फूड पे आके एक्सक्रीशन कर देते हैं। दे कैन ट्रांसमिट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज बाय कंटामिनेटिंग अ फूड मटेरियल। फीकल और रूट, राइट, लाइक मक्खियों से जो होने वाला फीकल और रूट जैसा बीमारी है, वैसे ये भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। आई होप आपको इसकी एनाटॉमी समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा स्पीड में मैंने बोला है, क्योंकि आई होप एक बार आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो, उसके बाद ही आप एनसीईआरटी पढ़ने आओगे डायरेक्टली, तो कोई भी हिम्मत नहीं करेगा इस बेकार से टॉपिक कॉकरोच को पढ़ने का। सो आप इसको स्लो डाउन करके भी देख सकते हो, यूट्यूब पे फीचर है लाइक प्लेबैक स्पीड को ज्यादा कम करने का। ठीक है, आई होप आपको जो है मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कोई और चैप्टर का वीडियो चाहिए तो मेक श्योर यू कमेंट, मैं जरूर बनाऊंगी उसका वीडियो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ओके।